नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मशीन, मंत्री, राजीव कुमार, न्यायपालिका, चुनाव करीब आते ही एक साथ 4 मोर्चों पर भाजपा लग जाती है। न्यायपालिका से राहत नहीं मिलती, राजीव कुमार सुनवाई नहीं करते, मशीन अपना काम करती है, दिन रात लगी रहती है, फिर भी चार्जिंग उसमें से घटती नहीं है। और मंत्री, इनको हाका लगाने के लिए ईडी निकल पड़ती है, मोदी की ईडी। जो ताजा मामला है उसमें थोड़ा झटका भी है, क्योंकि चुनाव आते ही ईडी निकल पड़ी, लेकिन मंत्री ने उस ईडी को चैलेंज कर दिया है। मैं सुनाऊंगा चैलेंज भी। बड़ा सवाल यह है कि एक मंत्री क्या भाजपा में नहीं आएगा तो उसके घर ईडी पहुंच जाएगी? क्या करप्शन उसी मंत्री का दिखता है जो मंत्री भाजपा में आने के लिए तैयार नहीं होता है? और क्या इससे बड़ा सवाल जो है, आज इन सारे सवालों पर चर्चा होगी, क्या भाजपा में एक ऐसा सेल है जो देश भर के भ्रष्ट नेताओं की सूची बनाता है और उनको भाजपा में आने के लिए ऑफर करता है? यानी भ्रष्ट के पास, इस देश में भ्रष्ट व्यक्ति के पास, भ्रष्ट नेता के पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो भाजपा में आ जाए। या तो वो भाजपा में आए, नहीं तो ईडी उसके घर आ जाए। ये भारत में अगर इस सिस्टम पर राजनीति आगे बढ़ रही है तो चुनाव का ढकोसला क्यों, ड्रामा क्यों, इस पर भी चर्चा हो। भाऊ को चर्चा में जोड़िए, कंट्रोल रूम फटाफट जोड़िए। अब भाऊ, ये चर्चा हम शुरू करें इससे पहले मैं आपको सुनवा देता हूं इस मंत्री की कहानी। दरअसल ये मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर। ये पेयजल और स्वच्छता मंत्री हैं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में। मिथिलेश ठाकुर पर जल जीवन मिशन में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी छापेमारी करने पहुंची है। जो ये दरमियानी रात थी आज की, 2:30 पर चाईबासा पहुंच गई। चाईबासा में कल्याणपुर में जो मिथिलेश ठाकुर का घर है वहां पर छापेमारी की। उसके बाद मिथिलेश ठाकुर के भाई हैं विनय ठाकुर, उनके घर छापेमारी हुई। उनके भाई विनय ठाकुर के पार्टनर हैं वेदांत खिरवार, उनके घर छापेमारी हुई। मिथिलेश ठाकुर के पीएस हैं हरेंद्र सिंह, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई। आईएएस हैं मनीष रंजन, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई। और खबर तो यह भी है कि मनीष रंजन की बहन, उनके यहां भी छापेमारी हुई। 20 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। चैलेंज अभी बाइट में सुनाएंगे कि एक चैलेंज है मोदी की ईडी के लिए। ठीक है, मैं करप्ट मान लिया, लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, बीजेपी में आने के लिए दबाव कहां कहां से था, यह सुनकर के आप लोग हैरान रह जाएंगे। बीजेपी का बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं। इस दौर में, दौर इतना खराब है और हमारे देश का मिजाज इतना विविधता भरा है कि उसमें हम कुछ कहना नहीं चाहते। भाजपा में लाने का काम मीडिया भी करता है, बस न करने वाला सबको खटकता है। मीडिया हाका लगा रहा है, सुन लीजिए। और मैं आगे चर्चा में मैं फिर नाम नहीं लेना चाहता, नाम ले लेते हैं तो सबको छनछनाहट होती है, वो कांग्रेस हो भाजपा हो, क्योंकि दलालों को नाम लेने पे छनछनाहट होती है। अब शुद्ध सुन लो, लाइजनर नहीं, दलाल। और ये सब देसी दलाल जो घूम रहे हैं पत्रकारिता से लेकर के और राजनीति तक, इनके नाम लेकर के, अभी झारखंड वाले मीडिया वाले का नाम ले लूं तो देखो छनछनाहट कितनी होती है। ये मंत्री जी तो इशारा किए हैं, हम नाम भी बता देंगे। और नाम तो उन सबका बता देंगे जो हाका लगाते हैं कि चले जो है भाजपा में आ जाओ। वो पत्रकार जो पैसे मांगते हैं कि किसी को पढ़ाना है, उसके नाम पर पैसे मांगते हैं, अगर खोलने लगेंगे नाम लेकर के तो मुंह दिखाना दूभर हो जाएगा इन दलालों का। लेकिन चर्चा पे आते हैं। भाऊ, ये पहले सुन लीजिए, जरा सुनाइए कंट्रोल रूम। ऐसे लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूंगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा
पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा। दबाव की राजनीति नहीं करूंगा और झारखंड की जनता के साथ किसी तरह का छल धोखा नहीं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग हनुमान हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बीड़ा उठाया है अंतिम पंक्ति के लोगों को हक अधिकार दिलाने का और इस झारखंड के विकास का, उसमें हम लोग भी सहभागी हैं। और इन लोग तो जब बेवजह बिना किसी आरोप के जब राज्य के मुख्यमंत्री को भी 5 महीने जेल में रख सकते हैं तो साल 2 साल हम लोग भी रहेंगे। तो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं इसीलिए हो रहा है ये सब? निश्चित रूप से इन्हें डर है, ये पूरी तरह से डर गए हैं। ये जान रहे हैं कि ये पूरी तरह से पूरे झारखंड में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। पलामू प्रमंडल में इनकी 1 सीट भी नहीं आने जा रही है। पूरा पलामू प्रमंडल में 1 सीट नहीं आने जा रही है इनकी। और ये अपना जब हार गए, थक गए, तो अपने केंद्रीय एजेंसियों को ये लोग लगा रहे हैं। टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं कि ठीक शायद कभी भी वक्त चुनाव डिक्लेयर हो जाए उससे। अब देखिए, इन लोग जब देख लिया कि अब अंतिम अस्त्र इन लोगों ने, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। हमें भले तोड़ दो, मरोड़ दो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। और हम लोग वैसे लोग नहीं हैं, ये हम लोग झारखंड के पानी के लोग हैं, झारखंड की मिट्टी के लोग हैं। यहाँ हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और हम तो स्वागत करते हैं कि आप जांच करो, आप पारदर्शिता के साथ जांच करो, हम आपका सहयोग करेंगे। और ईडी को ये खुलासा जरूर करना चाहिए कि आज जो हमारे आवास पर जो छापेमारी हो रही है, मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे पीएस के आवास पर छापेमारी हो रही है, क्या मिला, ये पूरी तरह से मीडिया को उन्हें दिखलाना चाहिए। क्या पाया, कितना अवैध धन, कितनी अवैध संपत्ति के कागजात, कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात कितने मिले, ये मीडिया को इन्हें बताना चाहिए कि ताकि पब्लिक डोमेन में ये बात आए कि इन लोग का छापेमारी का उद्देश्य क्या रहता है। और इन लोग डराने के नियत से छापेमारी करते हैं, तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग डरने वाले नहीं। बाबू, चैलेंज आखिर में चैलेंज वाली बात जो की थी कि भाई ये तो अच्छा चैलेंज है, ये सबको करना चाहिए कि जो भी कुछ आज जितने कागजात, संपत्ति, करोड़ रुपए की जो कुछ मिल रहा है सार्वजनिक कर दे। कम से कम मिथिलेश ठाकुर जैसे करप्ट आदमी समाज में मुंह दिखाने लायक ना रह जाए। लेकिन उससे बड़ा सवाल, ये गठजोड़ जबरदस्त एक बन चुका है, मीडिया और भाजपा का गठजोड़। और वो मीडिया और भाजपा ही नहीं है, मैं कहूंगा मीडिया मतलब पत्रकार की शक्ल में घूम रहे दलालों का, और राजनीति में शामिल हुए राजनेताओं के नाम पर जो दलाल घुसे हैं, उनके बीच में जो ये नेक्सस बना है, वो पार्टी विशेष की बात ही छोड़ दीजिए। ये आजकल सबसे बड़े प्लेयर होकर के उभरे हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी। ये सरकार बनाते हैं, पार्टी को रीजनल से नेशनल बना देते हैं, सब सारा ठेका इनके पास। ये ठेकेदार क्या अब इस देश की राजनीति में, इस देश में के लोकतंत्र पर ये जो नेक्सस बना है, ये नेक्सस सबसे बड़ा खतरा है। पहले इस पर और फिर आते हैं इस छापेमारी पर। देखिए आशीष, ये तो एक नेक्सस है, मैं मानता हूं इस बात का। कई बात है, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं, और ये निजी बात में सार्वजनिक कर रहा हूं। केसीआर जो थे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ पत्रकारों से बात की, अलग अलग जगह पे जाके। कुछ को दिल्ली में बात की, कुछ लोगों की हैदराबाद में बात की। उन्होंने जब मुझे बुलाया था, मेरे साथ एक और पत्रकार था, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, और 36 घंटे करीब करीब उनके फार्म हाउस पे हम रहे, केसीआर के। मतलब इरिटेट हो गए थे कि अभी भाई बस चलो, अभी जाना है हमको, हम इतना टाइम लेके नहीं आए। पूरे टाइम केसीआर टीआरएस को बीआरएस बनाने के प्रोसेस में थे, और वो हमसे एक आइडिया लेना चाहते थे। विभिन्न, मेरे से नहीं, कई पत्रकारों से कम उन्होंने 50-60 पत्रकारों से बात की होगी। कईयों को कहा कि मैं पैसा दूंगा, आप चैनल लगाइए, कई को क्या कहा, कईयों को क्या कहा। तो वो बार बार वहां लगातार बात हो रही थी। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, एक सिविल सोसाइटी के इंसान थे, ऐसे हम टोटल, एक सिविल सोसाइटी के 2 थे, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे 3, और हम 2 पत्रकार थे। मतलब एक मैं पत्रकार था, एक साथ में अभी जो, अब उनको पत्रकार कहना मुझे शर्मनाक लगता है, सब बैठे थे। और आशीष, 36 घंटे में एक टाइम भी ऐसा नहीं आया कि मैंने उनको कहा कि आप बीआरएस बनाइए।
लगातार वो समझाते रहे, लड़ते रहे। अकेला 2-2 3-3 घंटे तक बैठता था। ब्रेकफास्ट के बाद मीटिंग, फिर लंच, लंच के बाद फिर मीटिंग, फिर डिनर, डिनर के बाद फिर मीटिंग। हम्म, पक गए थे। दसों एग्जाम्पल दे रहे थे, हम 50 एग्जाम्पल दे रहे थे। हम्म, हमने कहा आपका संजय विचार मंच हो जाएगा, हम्म, पूरे इंडिया में हम्म, ब्रांचेस खोल दोगे, कहीं कुछ नहीं होगा। वो कह रहे थे कि हमने एक बिहार में हम रैली करेंगे और आप देखिए बिहार हमारा हो जाता है। हमने कहा ये हम्म, तेलंगाना नहीं है साहब, आपको आम आदमी पार्टी की कॉपी मत करिए। हम्म, आम आदमी पार्टी ने जन्म दिल्ली में लिया, जिस दिल्ली का सरोकार उत्तर प्रदेश से भी है, हरियाणा से हम्म, भी है, पंजाब से भी है, क्योंकि ये सब पूरे कल्चर एक है। तो वो पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई, तो आपको लगता है कि वो एकदम 2 राज्यों में सरकार होगी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हम्म, मैंने बोला आप तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में जा सकते हैं, लैंग्वेज एक है। आप हम्म, तेलंगाना से तेलंगाना को लग के जो विदर्भ का एरिया है वहां जा सकते हैं, लेकिन पूरे भारत में आप बीआरएस करके और आप पूरा राजनीति देश की कंट्रोल करोगे, ये नहीं हो सकता। आशीष जी, आप मानोगे नहीं, वो नाराज रहे, तो हम्म, आखिरी तक वो नाराज रहे। और मेरे साथ जब रात को हम जब गेस्ट हाउस में सब सोते थे, तो सभी ये मुझे समझाते थे, यार तेरे को क्या पड़ी यार, हाँ बोल देना, हाँ में हाँ करते हो, खत्म करो यार। हम्म, हम्म, लेकिन हमने आखिर तक हार नहीं की, क्योंकि यदि उन्होंने मुझे पूछा और मैंने बताया, बाद में मुझे पता पड़ा कि जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, चुनाव के हम्म, नतीजों के बाद जब उनके हाथ से तेलंगाना भी चला गया, उन्होंने कहा कि वो अशोक वानखड़े सही कह रहे थे। क्योंकि आज को आपको क्या है, एक मुख्यमंत्री आपसे बात कर रहा है, मदद करने की बात कर रहा है, तो भैया 20-25 लाख रुपए, 1 आध करोड़ रुपए लेके लोग निकल लेते साइड में। लोगों ने लिए हैं पैसे, बाद में हम्म, लोग मिलने गए, कि हमारे बेटे का जरा जॉब का देख लीजिए, ये कर लीजिए। मुझे पता है, मुझे सब लोग बताते थे, वहां के लोग मेरे टच में थे। लेकिन हमने एक दिन भी कभी उसके बाद उनसे बात नहीं की। हालांकि उन्होंने मुझे कहा कि आप जब चाहे तब मुझसे मिल सकते हैं, जब कहे। मैंने नहीं, मैंने उसमें जरूरत नहीं है, हमें तेलंगाना में क्या जरूरत है। और देखिए तेलंगाना में कांग्रेस आ गई सत्ता में। तो कई ये लोग, मैंने तभी समझ लिया था कि मैंने कहा भी आए जो जो जिनने बुलाया था, मैंने बोला यार इस सज्जन को भी तुमने साथ में बुला लिया मेरे। हम्म, हम्म, और ये जो सज्जन थे, ये इनको कह रहे थे कि आप लखनऊ में मैं रैली करवा देता हूँ आपकी, और आप ऐसा करोगे और वैसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। हम्म, हमने उनको एक ही बोला, आप आंध्र प्रदेश में जाइए, स्टडी करिए, बीआरएस ने टीआरएस बन के आंध्र प्रदेश में जाइए। टीआरएस बन के ही मैंने बोला आप विदर्भ के कुछ एरिया जो लग के है, जो कह रहे हो कि वहां के गांव जुड़ना चाहते हैं आंध्र तेलंगाना, आप करिए। उन्हें काम अच्छा किया था, मेरा नाम, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके काम को। लेकिन काम करना, राजनीति करना और पर्सनल और आपका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, ये चीजें बहुत मायने रखती है। यदि किसी ने मुझे बोला आज बाकी लोग उनके सामने जाएंगे तो हंसेंगे उनको, ये क्या तुमने हमको चढ़ाया था उस टाइम पे कि बिल्कुल आप पूरे देश पे राज करोगे, देखो हमारे हाथ से तो हमारा भी राज्य चला गया। तो कुल मिला के तभी होता क्या है कि नेताओं के पास जाके कि हम आपका ऐसा कर देंगे, हम तो कभी हम्म, नहीं बोलते किसी को। हमारे तो, मेरे लिए तो लोग हंसते हैं। कोई लोग आते हैं हमको हम्म, टिकट कंफर्म, मैंने भाई साहब हम तो रेलवे का भी टिकट कंफर्म नहीं कर पाएंगे तुम्हारा, तुम कौन से टिकट की बात करते हो? क्योंकि अपने आप को जब भगवान मानना समझ लेते हैं आप, और फिर आप पार्ट क्यों हो जाए, हम किसके दूध के धुले थोड़ी है भाई। जब अखिलेश के लिए बहुत बड़ी भीड़ होती थी तो हमें कहता था कि अखिलेश इज द डार्लिंग ऑफ द क्राउड, भीड़ है। हाँ, लेकिन मैं बार बार कहता था कि ये भीड़ मतलब बेरर चेक है, इसको कैश करना पड़ेगा। इस भीड़ को आप मतदान के रूप में यदि तब्दील नहीं करते हो तो फिर आपकी सीटें नहीं आएगी, आप विधानसभा में बुरा हालत होगा। मतलब अल्टीमेटली योगी आ गए। तो यदि अखिलेश को बोला कि भाई उसकी गलती हो रही है, तो कल लोग सोचते हैं कि अखिलेश को बोला, इसका मतलब अखिलेश इसके खिलाफ लड़ रहा है, योगी के खिलाफ, तो योगी से पैसा लिया, योगी को डांटा तो अखिलेश से पैसा लिया। मतलब जिस हिसाब से हम पैसा ले रहे हैं उस हिसाब से तो हमें तो मुझे लगता है अडानी और अंबानी का भी रिकॉर्ड तोड़ देना चाहिए। हाँ, क्योंकि दिन भर किसी क्योंकि दूसरे ये के खिलाफ हाँ, क्योंकि ये छोटे जो 20-20 20-20 हजार रुपए के पैकेट लेते हैं, तो इनकी सोच भी उतनी ही छोटी है। तो आरोप भी लगाते हैं, तो वानखेड़े जी ने कितना पैसा लिया, अरे
किसी ने हमको फोन करके बोला कि अरे आपको तो आरोप है, इतना पैसा लिया, आपको तो बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया इन लोगों ने, हाँ। आपकी तो उसकी कीमत 10 गुना ज्यादा थी। मैंने बोला क्या करें, जिसका सोच है, जो 10,000 का पैकेट लेता है, वो उससे ज्यादा बोल नहीं सकता। तो कुल 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 मिलाकर ये भी होता है कि भाई बीजेपी केंद्र में सरकार है, झारखंड में कई लोग ऐसे हैं कि जो आप, अब आशीष आपने तो काम किया है उस व्यक्ति के साथ, उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में वो व्यक्ति उस मुख्यमंत्री को ये बताने गया कि मैं तुम्हारे लिए हाँ। काम कर रहा हूं। हाँ। एक भाई पत्रकार कैसा जाके बोल सकता है किसी के लिए कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं? हाँ। वो व्यक्ति जाके उनसे बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं, और वो पूरा रिकॉर्डिंग उसने स्टिंग ऑपरेशन बार रिलीज करके उस मुख्यमंत्री की ऐसी तैसी कर दी। तो उस मुख्यमंत्री ने क्यों एंटरटेन किया? क्योंकि पत्रकार जाते होंगे कि हाँ। भाई साहब हम आपका काम करते हैं, हम तो किसी का, हमने तो हमको तो एक तो कोई खड़ा नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि हमारे पास आएगा पता नहीं क्या उल्टा बोल के जाएगा। तो आशीष ये जो उसने कहा मीडिया हाउस का दबाव, ये यकीनन होगा। उनको लगता है कि यदि मैंने भाई अभी सरकार में अभी हमने इसको दबाव बनाया, इसको बीजेपी ज्वाइन करवाई और कल बीजेपी की सरकार आई, तो हम कुछ जमीन ले सकते हैं, हम कुछ खनन ले सकते हैं, हम कुछ बाकी धंधे कर सकते हैं, कैश तो छोड़िए। तो उसकी वजह से ये भाई साहब हम भी आपके यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि हमारे किसने कहा कि अशोक वानखेड़े बीजेपी का फेवर क्यों कर रहे हैं? अशोक वानखेड़े बीजेपी के दुश्मन कब थे? और अशोक वानखेड़े ने जो कांग्रेस पे बोला, उससे कितने लाख कांग्रेसी खुश हो गए? सवाल वो है। तो कितने कुल कांग्रेसी मिलाकर खुश हैं भाऊ, कितने कांग्रेसी खुश हैं अगर मैसेज खोल करके दिखाना शुरू कर दें और ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाना शुरू कर दें, फोटो दिखाना शुरू कर दें, तो अभी एपिसोड पे एपिसोड बनेंगे, हाँ। एपिसोड पे। अच्छा, लोग हमारे पास, उसमें भी सुपरबाज लोग हैं, कई सुपरबाज हमारे पास आके बैठे कि हम आपको केरला ले जाते हैं हमारे खर्चे से, वहां पूरी कैमरे की टीम है, वहां आपको इसका इंटरव्यू करवाएंगे, उसका इंटरव्यू करवाएंगे, आपको देखो कितना मटेरियल मिलेगा। मैंने बोला मेरा मिशन ये थोड़ा किसी नेता का नहीं है, ये किसी नेता का मिशन नहीं है मेरा। वो हरियाणा के चुनाव का विश्लेषण था, वहां समाप्त होता है। अब झारखंड पे लगेंगे, महाराष्ट्र पे लगेंगे, महाराष्ट्र में बात करेंगे, लेकिन झारखंड में जो ईडी की बात कर रहे हो तुम, जो ईडी की बात हो रही है, तो आशीष ईडी एक्टिव होना 2014 के बाद ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया। ईडी नहीं आती तो टेंशन हो जाता है, एक बार ईडी आके चली जाए तो टेंशन खत्म। तो झारखंड के लोग अभी महाराष्ट्र में इंतजार हो रहा है ईडी का, कुछ जगह ईडी आनी चाहिए। महाराष्ट्र में जो मंत्री है, जो गृह मंत्री रहे हैं अनिल देशमुख, वो सीबीआई का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि फडणवीस ने कहा कि सीबीआई को नोटिस मिला है, सीबीआई इनको जेल में करेंगे, वो तो बिल्कुल तैयार बैठे कि जेल में कब जाना है। सोरेन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब जज उनको बेल दी, बेल देते समय कोर्ट ये कहता है कि भाई इस जमीन का क्या लेना देना इस आदमी से, किसी के कहने पे तो हाई कोर्ट ने कहा बेल दिया। तो उसने कहा अनिल देशमुख के मामले में, उन्होंने कहा कहां बनता है ईडी का केस। संजय राउत के मामले में उन्होंने कहा कि अरे भाई आपने गलत आदमी को लाया, जो जिसको लाना वो तो मार्केट में घूम रहा है, इसमें गड़बड़ तो हुई है, लेकिन गड़बड़ जिसने की वो मार्केट में घूम रहा है, किसको उठा के लाया? जैसा ईडी ने गलत जैन पे रेड की थी और एक गुटके वाले का पैसा पकड़ लिया था। तो ईडी तो एक्टिव होगी, अभी इनकम टैक्स भी जाएगा, अभी सीबीआई भी जाएगा। देखिए जब अनिल देशमुख, वो तो मैं रिकॉर्ड पे अनिल देशमुख का मैं आपका मतलब हमने इंटरव्यू भी किया था उसको, उसमें भी कहा था ईडी के अधिकारी आते ही सबसे पहले नमस्कार चमत्कार हुई, उन्होंने कहा कि वारंट है, मैंने कहा, और वो बैठ गए। हमने कहा बोले सर्च करना शुरू करिए, आप बैठिए, हम यहाँ बैठे और कहीं बैठना है तो ये बता दीजिए। उन्होंने कहा बोले नहीं नहीं देशमुख साहब आप ऊपर बात कर लीजिए ना। मैंने बोला बोले ऊपर बात मेरी हो गई, तो उन्होंने बोला बोले साहब ठीक। मैंने बोला हाँ मेरे ऊपर तो शरद पवार है। मैंने शरद पवार से बात कर ली। अरे अदर शरद पवार का ही एक दिन पहले फोन आया था कि अनिल एजेंसियां
शायद तुम पे घेराबंदी करेगी, तुम्हें जेल में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा साहब मैं तैयार हूँ। हम्म, उन्होंने कहा कि चलो लेट्स फाइट। तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर शरद पवार है, मैंने शरद पवार को ऑलरेडी बोल दिया कि मुझे जेल डालेंगे, तो आई एम रेडी टू गो फॉर जेल। हम्म, और उस आदमी को तोड़ने का प्रयास कितना किया। जिस सेल में कसाब को रखा था उस सेल में रखा उसको। सबको घर का खाना, विचाराधीन कैदी है ये, इसको घर का खाना परमिशन था, लेकिन सारे लोगों को घर का खाना मिलता था, इनको जेल का खाना कंपल्सन किया था। आप जेल का ही खाना खाओगे, क्योंकि आप एफिडेविट नहीं दे रहे हो जिसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे को नहीं घेर रहे हो। इन पे भी देखिए, ये पूरे इसमें ये जल संसाधन मंत्रालय जो है, मैं ये नहीं कहता कि ये हम न्यूज लॉन्चर पे उसको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, हाँ, बिल्कुल नहीं। हम उसके भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रहे हैं, हम टाइमिंग पे बात कर रहे हम्म, हैं। ये क्या भ्रष्टाचार चंपाई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तब नहीं हुआ होगा? हम्म, क्या चंपाई सोरेन का मंत्री यदि इन्वॉल्व है तो क्या उस पर नहीं आ जाएगी? हम्म, क्या चंपाई सोरेन इसलिए तो नहीं बीजेपी में गया? हम्म, ऐसे कई सवाल उठते हैं। हम्म, अब इसने कहा कि भाई मुझे कहा कि तुम बीजेपी ज्वाइन करो, मैंने मना किया, तो मुझे जेल में डाल रहे हैं, तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। हम्म, तो इसका मतलब आप भ्रष्टाचार को चिन्हित कर रहे हैं हम्म, और फिर वॉशिंग मशीन खोल के बैठे हैं। ये आए वॉशिंग मशीन में उतरे, फिर इसको हम गमछा पहनाए और फिर बल्ले बल्ले हो जाए। आज मैं इतना ही कहना है मेरा, भाजपा इतना बताए कि आसाम में आपने 1 महीने तक सेशन चलने नहीं दिया, हाँ, लगातार इस्तीफा मांग रहे थे हेमंत विश्व शर्मा का। हम्म, यदि वो इतना भ्रष्ट था, आपने सदन नहीं चलने दिया 1 महीना, तो आज वो आपका मुख्यमंत्री कैसे? वो मुख्यमंत्री नहीं है, आज की तारीख में तो लाडला है, दुलारा है, सेनापति है। सेनापति। हम्म, अजित पवार के खिलाफ बैलगाड़ी भर के, बाकायदा सिंबॉलिक बैलगाड़ी, क्योंकि किसानों का बड़ा नुकसान हुआ सिंचाई घोटाले में, तो बैलगाड़ी में बैठकर बैलगाड़ी भर के डॉक्यूमेंट लेके गया औरंगाबाद के इस पे, और वहां जाके ऐलान किया कि दादा को मैं जेल करवाऊंगा। अब जेल के मायने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद होता है ये हमको नहीं पता। हम्म, ये 2 बड़े केसेस है सामने, ये 2 बड़े केसेस है, ये 2 बड़े केसेस है, बस इसका जवाब दे दे। बाकी ये जो ईडी की रेड चली, ये भ्रष्ट है भ्रष्ट नहीं है, ये तो समय तय करेगा। बाकी सब अपने अपने जगह जो चीज है, लेकिन इस मामले में तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, या सार्वजनिक रूप से भाजपा माफी मांगे कि हमने हेमंत सोरेन को बदनाम किया, सार्वजनिक रूप से अजीत दादा पवार के लिए माफी मांगे कि हमने अजीत पवार के लिए गलत बोला। तो यदि मैं ये कहूं कि ये सब्जेक्टिव है, ईडी की रेड ये नई नहीं है, लोग जनता भी ये बोलते हैं अभी तक ईडी क्यों नहीं आई भाई, लगता है बीजेपी आराम से जीत रही है इसलिए ईडी नहीं आई। ये चुनाव के समय टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के पूरा 5 महीने हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव में कैंपेन नहीं करने दिया। एक लिबर्टी दिखाई कोर्ट ने केजरीवाल के लिए, थोड़ा दिल बड़ा किया, लेकिन गुजरात का वोटिंग होने के बाद ही केजरीवाल बाहर है। हाँ, क्योंकि गुजरात में केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी का फेस था और आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ रही थी और उसके 2 उम्मीदवार जीतने की कगार पे थे। यदि केजरीवाल वहां थोड़ा मेहनत करते, खुद जाते, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी का फेस केजरीवाल ही है, जहां कोई स्थानीय नेता नहीं है बड़ा, वहां पूरे देश में केजरीवाल एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला आदमी माना जाता है। बताइए, छत्तीसगढ़ में कोर्ट ने कहा कि भाई अरे भाई कोई साइंटिफिक एविडेंस भी तो करो, ये क्या है, किसी ने बोल दिया आपने अरेस्ट कर लिया, किसी ने लिख दिया एफिडेविट दे दिया, वो एफिडेविट कोई भी किसी के बारे में लिख दे तो क्या आप अरेस्ट कर लोगे?
ये तो और इस आधार ऐसे तो सिर्फ बोलने पे और कहने पे यदि जाए तो फिर नारायण राणे को ईडी ने पहले ही अरेस्ट कर लेना चाहिए था। हाँ। नारायण राणे ने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया कि मैं कैसे खोखे की खोखे पहुंचाता था मातोश्री पे, हम्म ठाकरे परिवार को। हम्म अब भैया कहां से लेता था? कौन सी ऐसी हम्म फैक्ट्रियां थी तुम्हारी जिसके प्रॉफिट, कौन सी कंपनियां थी जिसका प्रॉफिट तुम देते थे? हम्म और कैश में क्यों दिए तुमने खोखे की खोखे? खुद इकबालिया बयान है वो, इट्स अ कन्फेशन ऑफ अ मैन। हाँ, और इतना इतना टेम्पो से तो कमाई हो ही नहीं सकती है, कोई सवाल ही नहीं है कि हाँ टेम्पो का पैसा है। हाँ। हाँ, तो तो नारायण राणे तो टेम्पो भी नहीं था। नारायण राणे हम्म तो बेचारे इनकम टैक्स में पियून थे। हम्म हम्म पियून को मैं कम नहीं आंकता, हम्म पियून को मैं गलत नहीं मानता, मैं बड़ा हम्म क्लियरिटी के साथ बोलता हूं। मैं हम्म तनख्वाह के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पियून की तनख्वाह कितनी होगी बेचारे की? हम्म तो कुल मिलाकर ये पूरा जो रचते हैं, अब हम्म मुझे लगता है जनता भी इसको समझने लगी। अब ईडी को उठा के ले जाना मतलब तुम भ्रष्टाचारी नहीं हो। ईडी आपको उठा के ले जाती, इसके मायने हैं कि आप बीजेपी के लिए तकलीफ देह हो गए हो, आप बड़े हम्म नेता हो, हम्म आपसे डर रहा है सरकार, केंद्र सरकार, भाजपा आपसे डर रही है इसलिए आपको उठा रही है। नहीं तो नहीं, ये सरकार चुनाव होने देते, हम्म चुनाव के बाद सरकार उठाती, हम्म प्रियंका गांधी एक्टिव हो जाती यूपी में, और वाड्रा की 8-8 घंटे बातचीत जो पेशी होती है, हम्म और वाड्रा ने क्या बोला और सीबीआई ने क्या पूछा, ईडी ने क्या पूछा, ये सारी बातें बीजेपी के प्रवक्ता बताते हैं लोगों को, हम्म बोले हमारे सोर्सेस है। हम्म तो अभी भी वाड्रा बाहर क्यों भाई? और यदि वाड्रा ने कुछ नहीं किया तो फिर इतनी बदनामी क्यों चलाई उसको? 100 करोड़ का वसूली सरकार बोल के आपने बदनाम किया ठाकरे की सरकार को। हम्म हम्म 100 करोड़ कहाँ है, कौन से चार्जशीट में है? हम्म चार्जशीट तो 1 करोड़ 82 लाख की है हम्म अनिल देशमुख की, तो 100 करोड़ का है। नहीं, ये तो साफ है। मैं हरियाणा के 3 नाम, हरियाणा में रावदान सिंह, हरियाणा में पवार और हरियाणा में धर्म सिंह छोकर, ये तीनों टारगेट पे थे। तीनों सीट गई है कांग्रेस की, तीनों टारगेट पे थे। तीनों को लगातार एक के मतदान से 48 घंटे पहले सरेंडर का आदेश आया, एक को जेल में डाल रखा था, एक जो है लोकसभा चुनाव के वक्त से रावदान सिंह निशाने पर, सारी सीटें गई। ये इसलिए भी है कि इन सीटों पर इन सीटों पर देखिए 2 चीजें हैं। कई बार दर्शक कहते हैं कि आप लोग मशीन पर, एक दर्शक क्या एक समूह है, ये समूहों को समझना होगा। मैं बड़ा क्लियर फिर कह दूं, नाराजगी है भैया, नाराज रह लो। मैं बार बार एक बात साफ करना चाहता हूं कि किसी को खुश करने के लिए हम पत्रकारिता नहीं कर रहे। ये बात तो बड़ा क्लियर आज फिर कर देता है। कहते हैं कि वो मशीन पर आप लोग डाइबू लग रहा है बिक गए हो, मशीन की बात नहीं कर रहे हो। खाली मशीन की बात हम कर रहे हैं, मशीन की बात आज कर ले हरियाणा पे, ठीक। आप महाराष्ट्र हाल जाना, फिर महाराष्ट्र पे मशीन की बात एक बार कर लेंगे, फिर झारखंड हाल जाना, फिर मशीन की बात कर लेंगे, फिर दिल्ली हाल जाना, फिर मशीन की बात कर लेंगे, फिर बिहार हाल जाना, फिर मशीन की बात कर लेंगे। ऐसे पंचवर्षीय योजना नहीं, हम 10 वर्षीय योजना बना लेते हैं। हम मशीन की बात करते रहे, आप हालते रहिए। क्या मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं ऐसे। नहीं, क्या एडीआर ने जब 79 सीट्स पर मशीनों का खेल बताया, कौन कह रहे एडीआर हैं? जब सुप्रीम कोर्ट गया, क्यों हाँ, राजनीतिक दल साथ नहीं देते? क्यों कोई राजनीतिक नहीं दल कह साथ रहा। नहीं देते? क्यों नहीं देते? सवाल यह है, जब एडीआर ने कहा कि 79 सीट्स पर जितने वोट डले उससे ज्यादा गिने गए, उसमें से 60 सीट बीजेपी को मिलती है, तो क्या बीजेपी का ओरिजिनल स्कोर 180 था? हम्म तो आपने हम्म लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, आपने मशीनों का 2 दिन तक चिल्ला चोट कर दी, उसके बाद आप भूल गए, दूसरे चुनाव में लग गए। हम्म और जब आप हार जाते हैं तो मशीन मशीन करते हैं। बाकी हम्म फैक्टर भी देख लेनी चाहिए हम्म भाई। आप देखिए ना, मशीनों का खेल होने के बाद भी लोकसभा में, मशीनों का खेल होने के बाद भी भाजपा 270 नहीं पहुंच पाई। हम्म हम्म इसका मतलब जनता जनार्दन चाहती थी कि यह सत्ता में ना आए। हरियाणा में भी जनता जनार्दन यही चाहती थी। हम्म मशीनों का खेल 10 जगह होगा,
हमारे पास 8 की रिपोर्ट है, हम मानते हैं 12 की रिपोर्ट है, चलो 12 जगह होगा, लेकिन 17 सीटें जो कांग्रेस ने बीजेपी को गिफ्ट में दी, वो आती आपके साथ, तो मशीनी का खेल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। मैं एक भाऊ आपकी बात में एक बात जोड़ता हूं, जो लोग कह रहे हैं हम तो मशीन पर भी मशीन की ही बात करते हैं, क्या मशीन का माला जपे? मशीन पर भी 100 हमसे ज्यादा कौन किया? एडीआर की रिपोर्ट आई, हमसे ज्यादा 10 किया। एडीआर की रिपोर्ट की 79 सीटों पे बेईमानी किया है, आज भी किया हमने। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग को बिठा करके एक एक डाटा खोल दिया। मशीन पर 17 सीट की बात कर रही है, 17 सीट की बात कर रही है ना, 17 सीटें दे दिया। आज मतलब हम जोड़ देते हैं 53 होता है। जिस कांग्रेस को हरियाणा के लोग 70 दे रहे थे, वो 53 पर क्यों आई? सवाल ये है। 70 हरियाणा के लोग, हरियाणा में मैं रहा, हरियाणा के जितने पत्रकार हैं वो कहते थे 70 जाएगी। 70 वाली कांग्रेस 53 पर 50 पर क्यों लटकी? मशीन जोड़ के भी 50 पे जा रहे हैं। हाँ, मशीन जोड़ के भी 50 पे जा रहे हैं, मशीन जोड़ के 50 पे जा रहे हो। 70, हाँ 70 वाली हाँ, कांग्रेस 50 पर क्यों आई? सवाल ये मैं इसीलिए कहता हूं कि लोकसभा का उदाहरण बेहतरीन उदाहरण है। लोकसभा में मशीनों का खेल होने के बाद भी भाजपा संपूर्ण बहुमत नहीं पा पाई। हरियाणा में मशीनों का खेल होने के बाद भी भाजपा बहुमत नहीं पाती। हार गए तो मशीन, जीत गए तो इसके लिए भाजपा सिर्फ मशीनों पे भरोसे नहीं रहती, क्योंकि 100% मशीनों नहीं कर सकते। भाजपा एजेंसी का उपयोग करती है, भाजपा 1 to 1 मार्किंग करती है, भाजपा मीडिया का उपयोग करती है, तमाम उपयोग करती है। जितना कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पूरा मीडिया का उपयोग कर रही है कि उनके ऊपर व्यक्तिगत लगे हुए आरोपों को शील्ड किया जाए, उतना यदि मशीनों पे बोलते, उतना यदि बीजेपी पे बुलवाते, तो शायद हरियाणा में कोई मदद होती। नहीं, मैं और बात आखिर में थोड़ा सा, मैं 1 मिनट, जितना एक्टिव किया है अपने आरोपों को धुलवाने में, इतना एक्टिव तो मीडिया को लोकसभा चुनाव में नहीं किया था। इतना राहुल गांधी की यात्राओं के प्रमोशन में, उन यात्राओं के प्रमोशन में इतना नहीं लगाते हैं। मैं सबूत रख दूंगा, एक चैनल का निकाल दूंगा पुराना इतिहास कुंडली, कि राहुल गांधी की यात्राओं के लिए अपने जो है इनको, क्योंकि क्या है, ये जो पत्रकार के शक्ल में लोग हैं, इन्हें इस देश के संविधान लोकतंत्र से मतलब नहीं है, और उनको जो अपने आप को डिफेंड करने में लगे, उनको ही मतलब नहीं। ये दोनों को एक दूसरे से लाभ है, उनसे पार्टी का पैसा इनके जेब में आता है, तो इनको केवल उन्हीं से मतलब है। और भाजपा से लड़ाई के लिए आपको एजेंसियों की भी बात करनी होगी, ईडी, सीबीआई, आईटी की भी बात करनी होगी, आपको मशीन की बात करनी होगी, आपको राजीव कुमार की बात करनी होगी, आपको न्यायपालिका में जो देर हो रहा है फैसलों में, शिवसेना असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली एनसीपी, नकली एनसीपी, 3 साल से सुप्रीम कोर्ट में मामला है। महाराष्ट्र के चुनाव आ गए, क्यों नहीं फैसला हुआ? ये सवाल खड़ा करने की हिम्मत है? तब ये डरते हैं जो आज बचा रहे हैं नेताओं को, तब ये डरते हैं कि न्यायिक अवमानना हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की। ये सवाल खड़ा करने के लिए न्यूज लॉन्चर पर तब अशोक वानखेड़े को ये सवाल खड़ा करना होता है कि हमें जेल हो जाए तो हो जाए, हम सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़ा करेंगे। 3 साल से क्यों लटका है? महाराष्ट्र के चुनाव आ गए, आपको प्रायोरिटी पर एक कंक्लूजन देना चाहिए था कि असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन, नकली एनसीपी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे जवाबदेही तय करने के लिए जब मना किया सर्वोच्च न्यायालय ने, क्यों बाकी लोग चुप रहे? हाँ, चुप रहे सब, क्योंकि वहां पर डर लगता है कि चंद्रचूड़ पर सवाल कर देंगे तो ऐसा ना हो कि चंद्रचूड़ उठा करके, ये इन्हें सुख भी चाहिए, सुविधा भी चाहिए, मौज भी चाहिए, और क्रांतिकारी भी बनेंगे। क्रांतिकारी बनने के लिए आइए, जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। और अभी भी एक बात कह रहा हूं, फिर चलते चलते, आप उस भाजपा से मुकाबला कर रहे हैं जिसके पास पन्ना प्रमुख है और आपके पास लाइब्रेरियन तक नहीं है। यानी जिस लाइब्रेरी में हजारों किताबें हैं और उन हजारों किताबों के हर पन्ने का एक प्रमुख बना रखा है भाजपा ने, उस पुस्तकालय का आपके पास पुस्तकालय प्रमुख नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है, और पन्ना प्रमुख वाले से लड़ाई है तो आंख खोल करके लड़ना होगा। और जितनी शरीर में होती है ना इंद्रियां, सब एक्टिव होनी चाहिए, तब ये लड़ाई होगी। खैर, झारखंड में जो चुनौती हम इंतजार करेंगे देर शाम तक। आज ये बात
सारी बात एक तरफ, लेकिन मिथिलेश ठाकुर की एक बात जची है कि भाई सब पर छापेमारी किए हो, शाम में बता देना कि कितनी संपत्ति, कितने संपत्ति के कागजात, कितना धन रुपया सोना चांदी आपको मिला है, जरा बता देना। नहीं अगर ये नहीं आशीष, बताती है, हाँ नहीं आशीष, एजेंसी कुछ हाँ नहीं बताएगी, लेकिन हाँ, सोर्सेस के द्वारा नोट के बंडल हम्म, के फोटोग्राफ दिखाए जाएंगे, वीडियो दिखाए जाएंगे। ये जो पुराने पुराने वीडियो पता नहीं कौन से किसी किसी बैंक के लॉकर के वहां के दिखा वीडियो, ये इतने नोट मिले हैं, 4 दिन तक मशीनें गिन रही है, ऐसी सारी खबरें आती। जब चार्जशीट बनती है तो उसमें होता क्या है, चार्जशीट में वो कहाँ जाता है पैसा? और आपके यहाँ तो बड़ा, उत्तर प्रदेश में तो बड़ा गजब होता है, ज्वेलर की दुकान लूटी जाती है, माल ही नहीं मिलता है, लोग शूटआउट में मारे जा रहे हैं, आरोपी मिल जाते हैं, माल नहीं मिला। वो ज्वेलर बोलता है कि अरे भैया गोली बाद में मारो, पहले मेरा माल तो दे दो, हम रास्ते पे आ गए। अरबों रुपए का माल चोरी हो गया, माल नहीं मिला, कल्प्रिट मिल गए, उनको गोलियां मार रहे हैं। बड़ा गजब ये गजब का तंत्र चल रहा है सब दूर। स्थिति, जब चर्चा, यही चर्चाएं हैं, चर्चा बढ़ती है। धीरज साहू, इसी झारखंड में धीरज साहू 4 दिन देश भर की सबसे बड़ी छापेमारी मानी जाती है, बताई गई उसको। 4 दिन देश भर से मशीनें मंगाई गई थी, 300-400 करोड़ रुपए जब्त हुए थे। और देखिए फिर जब चर्चा आती है तो फिर क्या करें, हम मजबूर हैं। इस कांग्रेस पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, उन्होंने बिना पार्टी में कंसल्ट किए धीरज साहू को डिसोन कर दिया था। आज भी ट्वीट पड़ा होगा किसी कांग्रेसी से, और पत्रकार जो होंगे, जो पत्रकार होंगे उनके मेमोरी में भी होगा। धीरज साहू की छापेमारी जो हुई, धीरज साहू बहुत बड़े कारोबारी हैं, उस छापेमारी के बाद बिना पार्टी में कोई विचार विमर्श किए डिसोन कर दिया जयराम रमेश ने धीरज साहू को। अब आज की तारीख में आपको अपडेट बता दें, धीरज साहू का 80% पैसा रिलीज हो चुका है, जो सीज हुआ था वो सब पता चला। क्योंकि धीरज साहू के जो कारोबार है उड़ीसा में, जो बड़ा कारोबार है, वो कैश का कारोबार है, वहां पर कैश आता है। वो दारू का कारोबार है, देसी शराब का हमेशा कारोबार, कैश। आशीष, हमेशा मैं कहता हूँ कि किसी के यहाँ रेड होती है, जो चीजें मिलती है वो चीजें सीज होती है, उसके हाँ, बाद उसको समय मिलता है जस्टिफाई करने का, हम्म हम्म है ना? अभी मेरे पे रेड हो गई तो 20 करोड़ रुपए मिलेंगे, हम्म जो मुझे तथाकथित रूप से मिले गए हैं। तो मेरे को पूछा जाएगा कि 20 करोड़ रुपए आपके पास आए कहाँ से? तो मुझे बताना पड़ेगा ये 20 करोड़ रुपए कहाँ से आए। यदि मैंने जस्टिफाई किया तो 20 करोड़ रुपए वापस होंगे, यदि नहीं कर पाया तो फिर मैं मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में मेरे पेनल्टी लगेगी, तो मुझे फिर जेल सजा होगी। तो कुल मिला के मेरा उदाहरण इसलिए दिया कि मैंने आजकल उदाहरण भी किसी और का दो तो उसको बुरा लगता है। तो मेरा उदाहरण मैंने दिया क्योंकि कुछ लोगों ने जो 10-10 20-20 हजार रुपए की पैकेट लेते हैं उन्होंने मुझ पे अरे वो चलो सबका एनीवे, नाम भी वो लेना तो मैं, नहीं वो उनसे उनको बड़ा करना है, वो वो सब मैं बहुत मैंने उदाहरण के तौर पे बहुत हद बताया, तक नहीं तो ठीक मैं है वो सब। ये जिक्र भी नहीं करता था, मैंने उदाहरण के तौर पे बोला। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी रेड होने के बाद जो माल मिलता है या पकड़ा जाता है, उसको यदि जस्टिफाई करता है आगे वाला, तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि साहू पे जब रेड हुई थी तब हमको भी लगा इतना भारी तादाद में कैश मिलना। तो हम्म जो लोगों को पूछा उनने कहा कि इनका बिज़नेस ही कैश का है। हम्म पेट्रोल पंप जिनके होते हैं, जिनके पेट्रोल पंप है उनके पास कैश भयानक होता है। हम्म कुछ लोग रिटेल में काम करते हैं, उनके पास कैश बहुत होता है। सिनेमा हॉल वाले कैश बहुत जमा करते हैं। कैसीनो चलते हैं, उनके यहाँ तो कैश तो बाकायदा वैन में जाती है, वैन में। उसमें भी खैर कहानियां इतनी हैं भाऊ। वो धीरज साहू का सारा कारोबार, 90% कारोबार उड़ीसा में है, जहां पर अब भाजपा की सरकार है। तब भाजपा की सरकार नहीं थी, सरकार बनाने के लिए उड़ीसा में मेहनत करनी थी। और उड़ीसा में धीरज साहू का स्ट्रक्चर जो है, ढांचा, वो बहुत बड़ा है। उस समय छापेमारी हुई थी उड़ीसा में, धीरज साहू का क्या इस्तेमाल हुआ छापेमारी के पीछे। अब फिर छापेमारी के पीछे कौन लोग थे? कोई भाजपाई नहीं था। छापा कौन डलवाया था? इंफॉर्मेशन कौन दिया था? क्यों दिया था? धीरज साहू कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए कितने जरूरी थे और कितने मददगार थे झारखंड में। ये सारी कहानी इतने से ही दर्शक समझ गए होंगे कि धीरज साहू कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और किसने किया, कौन मुखबिर था, कौन खबरी था, कोई बाहरी नहीं था। तुरंत कि इसी को रोक दो, फिर बाकी हमारे प्रत्याशी डंप हो जाएंगे। ये सब कुछ अंदर खाने से हुआ था। चलते हैं, इजाजत दीजिए। चलते चलते एक बात और कह दूं, शो लंबा हो जा रहा है आजकल।
एक कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीनी नेता हैं, उन्होंने फ़ोन किया था, ये भाऊ को भी नहीं पता, मैं यहीं पर बोल दे रहा हूँ। उन्होंने फ़ोन किया था, हम लोग एक आप लोग कभी मिलने आएँगे, जो लोग निजी तौर पे आते हैं उनको पता है। यही हमारी कमी है कि हम ब्लंट भी हैं और ट्रांसपेरेंट भी हैं। कुछ भी होता है उसको पब्लिक में ले आते हैं। उन्होंने एक बात आज मुझसे पूछी, इसलिए मैं इसको ला रहा हूँ। मुझसे पूछी उन्होंने कि ऐसा तो नहीं है कि भाऊ ये सब ये इन सब की मूर्खता में, कांग्रेस के कुछ नेताओं की मूर्खता में भाऊ नाराज़ हो गए हों कांग्रेस से? ऐसा तो नहीं है कि नाराज़ हो गए हों कांग्रेस के, अब कांग्रेस के खिलाफ हो जाएँगे? तो मैंने एक लाइन की बात कही, क्योंकि ये हम अपनी पॉलिसी बता दें। ये पॉलिसी भी है, यही हमारा अंतर्मन भी है, यही जीवन भी है और यही मिशन भी है। अलग-अलग नहीं, इतना हमारे पास अकाउंटेंट ही नहीं है कि अलग-अलग हमारा जीवन अलग कोई देख रहा है, कोई मिशन अलग देख रहा है। अकेले हैं, कोई ना लाव लश्कर है, ना मिशन अकाउंटेंट इतने हम लोग के पास है। तो इसलिए सब एक है। मैंने एक लाइन की बात कही, मैं कहा ऐसे नेताओं को, अब फिर इसको भी कोई डेरोगेटरी मान ले या डिफेमेशन मान ले तो मानता रहे। मैं कहा ऐसे छोटे-छोटे टुटपुंजिये नेताओं के लिए, यही शब्द मैंने बोला। ऐसे टुटपुंजिये नेताओं के लिए हम अपना मिशन नहीं बदलते हैं। टुटपुंजिये नेताओं देख के लिए ही हम अपना देखो मिशन नहीं बदलते, हम नहीं देखो बदलेंगे। आशीष, हमारा आज मिशन है लोकतंत्र और संविधान मैं को बचाना। मैं उसमें कौन मैं नेता क्या कह रहा है? मैं डंकी की चोट पे और फिर खुल के बोलता हूँ। हाँ, पूरे हरियाणा के मेरे विश्लेषण से हाँ, 12 लोग भी नहीं जो नाराज हुए, 12 हुँ, लोग भी नहीं, 1 डज़न भी नहीं हुँ। है। लेकिन कम से कम 10 लाख लोग जो ऐसे हैं, जिनकी वेदनाओं को मैंने शब्द दिए, ठीक है? लोग फ़ोन करके समय फूट-फूट के रोते हैं। इतने एक बड़े-बड़े मैसेज उम्मीदवार पढ़े हैं एक सर, हाँ, इतने मैंने क्या बड़े-बड़े कहा, मैसेज। एक एक उम्मीदवार जो चुनाव हार गई, उसने कहा कि हमारे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। कम से कम हमारी पीड़ा तो आपने उजागर की। हम आपके साथ हैं। तो ये कांग्रेस किसी की एक की नहीं है। मैंने पहले दिन ही कहा था, कांग्रेस ये लाखों वर्कर्स की कांग्रेस है। कांग्रेस कभी किसी एक की नहीं रही। भाजपा किसी एक की नहीं है। भाजपा लाखों संगठित उन लोगों के लिए है, जिनकी कई पीढ़ियां भाजपा के लिए खप गई। कुछ चंद लोगों को लगता होगा कि वो ऐसे पदों पे है तो वो उनकी अपनी बपौती है। वो उनकी बपौती नहीं। ना ये 2 गुजरातियों की बपौती बीजेपी है। बीजेपी पहले भी थी, बाद में भी रहेगी। मैंने ये भी कहा कि बीजेपी का भी होना इस देश में ज़रूरी है। और कांग्रेस भी थी और कांग्रेस भी थी। हाँ, बीजेपी जब 242 पे आ गई, उसका भी विश्लेषण किया हमने। ये क्यों हारी? क्या हमने उत्तर प्रदेश का विश्लेषण नहीं किया, बीजेपी क्यों हारी? क्या महाराष्ट्र का विश्लेषण नहीं किया, सिंगल डिजिट पे क्यों आई? सिंगल डिजिट पे बीजेपी अपने करतूत से आई। कांग्रेस और एनसीपी और शरद पवार, इनको इसलिए नहीं कि लोगों ने इनको सब समझ के वोट दिया। लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट किया, इसलिए जो सामने था उसको साथ दिया। उसमें कांग्रेस के 13 आ गए, शिवसेना के 9 आ गए, शरद पवार के भी लोग आ गए। तो क्यों हारी बीजेपी? ये भी हमने बोला। तो क्यों हारी कांग्रेस? जब तश्तरी में लेके लोग बैठे हुए थे, पूरा डाइनिंग प्लेट पूरी सजा के बैठे थे सत्ता की। क्यों हारी कांग्रेस? अब कुछ लोगों को लगता है कांग्रेस हारने की वानखड़े को पिल्ला है ना। कांग्रेस तेलंगाना में जीत गई और कर्नाटक में जीत गई तो हमको कौन सा फर्क पड़ रहा है? हाँ, हम तो लालू तेलंगाना जी आ और गए, वहाँ पे भिजवा कर्नाटक दिए। के, हाँ, तेलंगाना और कर्नाटक के वो लिए तो हमको वहां पे भी हमने झाड़ते, उनकी भी खबरें करते हैं वहां के भ्रष्टाचार की। तो कुल मिलाकर जनता के एस्पिरेशन क्या है वो दिखते हैं। जनता क्या चाहती है दिखता है। और जब जनता के सोच पे या जनता जो चाहती है उसके साथ जब विश्वासघात होता है, तो जिसने भी किया फिर उसका विश्लेषण होता है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो, चाहे व्यक्तिगत संबंध नहीं।
जनता सर्वोपरि, दर्शक सर्वोपरि। तो जो मिशन है, और धंधा ही करना है तो बहुत सारे बिजनेस है करने के लिए, कर सकते हैं यार। हाँ, पत्रकारिता हाँ। को थोड़ी ना धंधा फिर यहाँ करेंगे। पीछे न्यूज़ लॉन्चिंग का बोर्ड लगा करके बैठने की जरूरत नहीं है। और एक बात फिर और साफ कर दूं, आज के दौर में साफ करना बहुत जरूरी है। भाऊ ने कहा चाहे अम्बेडकर हो, तो अम्बेडकर मतलब बाबा साहब नहीं, प्रकाश अम्बेडकर की बात हुई है। नहीं, बहुत सारे वो काट करके देखो, अम्बेडकर का भी अपमान कर दिया अशोक वानखेड़े ने। ये दिन रात कट पेस्ट वालों को तो और कुछ है नहीं, अरे अम्बेडकर। चित्रांश, हाँ, चित्रांश, सारे हाँ, आंबेडकर बाबा साहेब नहीं होते, हाँ, और सारे पवार शरद नहीं होते, हाँ। और सारे वानखड़े समीर वानखड़े नहीं होते। चलिए, मिशन जारी है। ये मिशन अनवरत जारी रहेगा। और ये न कभी किसी से झुकेंगे हम, न डरेंगे, न समझौता करेंगे। ये भरोसा फिर दिलाते हैं, कोई समझौता नहीं होगा। साथ में जो लोग चाहते हैं कि भाजपा को हटाना चाहते हैं, उनके लिए बता दें, भाजपा को हटाने के लिए एक ही पार्टी, रीजनल पार्टी नहीं हटा सकती देश से भाजपा को। एक ही पार्टी हटा सकती है, वो कांग्रेस। और उस कांग्रेस को मजबूत कांग्रेस होना होगा, तभी ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि भाजपा हट जाए दिल्ली से। उसको मजबूत कांग्रेस हटा सकती है। कमजोर कांग्रेस, बिखरी हुई कांग्रेस, स्वार्थों में भरे नेताओं से घिरी हुई कांग्रेस, वो नहीं कर सकती है। तो आप खुद तय कर लीजिए कि आपको कैसी कांग्रेस चाहिए। अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं और भाजपा को हटाना चाहते हैं, तो आप तय करिए कि भाजपा को हटाने लायक कांग्रेस चाहिए या खुद ही पोलियोग्रस्त कांग्रेस चाहिए, बैसाखियों पर खड़ी, हिलती डुलती लड़खड़ाती कांग्रेस चाहिए। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे। सवाल कड़क ही रहेंगे, कड़वे ही रहेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।